नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भी हम क्वाड्रिलेटरल का बेसिक पार्ट डिस्कस कर रहे थे और आज क्वाड्रिलेटरल बेसिक का लास्ट पार्ट है। इसके बाद में हम क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, इसलिए उससे पहले आप बेसिक पूरा अच्छे से पढ़ लें। अगर आप बेसिक अच्छे से नहीं समझ पाएंगे ना तो वो करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो आपको काफी मुश्किल क्वेश्चंस लगेंगे, लेकिन आपका बेसिक अगर अच्छे से क्लियर है तो फिर वही सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है। और अगर बेसिक पार्ट में कुछ छूट जाता है तो फिर वो आगे की क्लास जब भी कभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पे अगर कुछ थ्योरम्स वगैरह जो मेरे से रह गई है वो मैं वहां पे बता दूंगा। ठीक है। तो मैंने पूरी पूरी कोशिश करी है सारा कवर करने की। तो देखना भाई, मैंने आपको पैरेललोग्राम बताया, मैं आपको रोम्बस बता देता हूँ क्या होता है। पैरेललोग्राम जिसके आमने सामने की साइड बराबर होती है, ये भी एक पैरेललोग्राम का एक छोटा सा पार्ट है। भाई रोम्बस का क्या सीन है कि इसकी सारी की सारी साइडें है ना वो क्या होती हैं भाई, इक्वल होती हैं। सारी की सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब देखना जरा, सारी साइडें इक्वल हैं और बाद में पैरेलल भी होती हैं। ये मतलब ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल है। ठीक है, इक्वल भी हैं और पैरेलल भी, यानी सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं, पैरेलल होती है। अब देखना जरा, मान लीजिए मैं इसके डायगोनल्स को मिला देता हूं। ठीक है, इसके डायगोनल्स को मिला देता हूं तो आपको एक बात पता चली कि जब डायगोनल्स ये दोनों साइड इक्वल है तो मुझे बताना ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अब ये पैरेलल है तो इधर वाला भी कितना बनेगा, थीटा, और इधर वाला भी कितना बनेगा भाई, थीटा। सही बोलने लग रहा हूं। यानी कि आपके पास जब भी कोई जैसे मान लीजिए आपके पास पैरेललोग्राम था तो पैरेललोग्राम में क्या था, पैरेललोग्राम में इस तरीके से था कि ये मान लीजिए पैरेललोग्राम है तो इसकी ये साइडें पैरेलल थी, इक्वल नहीं थी। तो आप क्या बोल रहे थे कि अगर ये एंगल थीटा है ना तो ये फिर थीटा नहीं होगा क्योंकि ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं, ये अलग अलग हैं। ठीक है, तो फिर ये कुछ और होगा, अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों इक्वल हैं तो इसके जो आमने सामने के एंगल होते हैं ना रोम्बस के, वो क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अल्फा बनेगा ना तो ये भी कितना आएगा भाई, अल्फा आएगा। ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, रोम्बस में इक्वल होते हैं और सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब देखना अगला पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये बोलता हूँ कि ये ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो भाई मान लो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है तो इधर वाला भी क्या बनेगा भाई, थीटा बनेगा। और ये क्या बनेगा भाई, अब ये थीटा है तो इसको मैं मान लेता हूँ, देखो जैसे इधर वाला है ये थीटा तो ये सारी साइडें तो इसकी बराबर ही है। तो इस ट्रेंगल में देखो, इस वाले में, पूरे बड़े वाले में, यानी ये इधर वाला थीटा है तो ये दोनों साइडें बराबर है, यानी ये भी कितना आएगा, थीटा। यानी रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना वो इसके एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस रोम्बस के डायगोनल को मिला दिया, इसको मिला दिया ना तो ये दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में काटेगा, यानी ये थीटा है थीटा। इधर से मान लो इनको दोनों को मैंने मिलाया तो इधर मान लीजिए एक्स आएगा ना तो ये भी कितना रहेगा भाई, एक्स रहेगा। यानी इक्वल पार्ट में कट करते हैं डायगोनल इसके एंगल को। ठीक है, तो चलिए भाई थीटा थीटा हो गया। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे बोलूं कि ये अगर अल्फा है तो ये कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी अल्फा अल्फा बनेगा। अब ध्यान से देखना भाई, ये इसके जो है ये डायगोनल हो गए और बाद में इक्वल पार्ट में तो कट करते ही हैं। जैसे मान लीजिए ये साइड और ये साइड, ये तो पैरेललोग्राम में भी मैंने बताया था कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल हैं और सेम इसी तरीके से ये भी दोनों क्या है भी, इक्वल हैं। तो इसके डायगोनल होते हैं वो इक्वल पार्ट में करते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या था कि यहाँ का जो एंगल था ना वो 90 नहीं था, इसमें 90 होता है। देखना होता कैसे है कि जो रोम्बस होता है ना उसके डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। देखो कैसे करते हैं। मैंने आपको एक बात बोली थी कि मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है तो इसमें अगर ये पैरेललोग्राम क्या दो पैरेलल लाइन है तो बताना यहाँ पे बनने वाले दोनों एंगल का सम कितना होता है भाई, 180 होता है। सही बोलने लग रहा हूँ। यानी ये दोनों लाइनें पैरेलल है कि नहीं है, मुझे तो इतना सा बात बता दो आप। तो आप कहेंगे भाई जायज सी बात है, पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल है तो ये 2 थीटा और 2 अल्फा कितना होगा, 180। यानी थीटा प्लस अल्फा कितना बनेगा, ये 90 होगा कि नहीं होगा। तो एक ट्रायंगल का ये 90 तो ये भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। यानी कि जो रोम्बस होता है ना उसकी जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, रोम्बस पैरेललोग्राम ही होता है, पैरेललोग्राम का ही पार्ट है। देखो पैरेललोग्राम है ना उसके पार्ट कौन कौन से हैं, रोम्बस है, स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, ये उसी पैरेललोग्राम के पार्ट है। ठीक है, तो देखो भाई वहां पे भी वो सारी जो पैरेललोग्राम में जितनी भी प्रॉपर्टी यूज होती है वो सारी की सारी यहाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, वो इसमें आप स्क्वायर में भी लगा सकते हो, रेक्टेंगल में भी लगा सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है क्योंकि वो है ही पैरेललोग्राम ही। अब देखना उसमें कुछ स्पेशल चीजें हैं इसलिए उनको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे इसमें सारी साइडें बराबर हो गई तो ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया। सेम यही है। तो इसका ये क्या होता है भाई, 90 डिग्री। अब मैंने आपको कल एक पैरेललोग्राम में बात बताई थी, जब मैंने पैरेललोग्राम बताया था तो मान लीजिए इस तरीके से डायगोनल आपके, तो मैंने आपको इसे बताया था कि ये मान लो ए बी है और ये सी डी है। तो इन डायगोनल का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल हो रहा था किसके, इसकी सभी साइड के स्क्वायर के सम के।
तो यहां भी क्या होगा भाई, यहां भी क्या होगा, यहां पे होगा कि इसके डायगोनल के स्क्वायर मतलब डायगोनल AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर होगा इसकी सभी साइड के स्क्वायर के सम के। तो सारी की सारी साइड तो बराबर है, यानी AB स्क्वायर एक मैंने ले लिया और सारी बराबर है, तो वो क्या हो गई भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मतलब एक रोम्बस में जो सभी साइड का स्क्वायर का सम है वो बराबर होता है उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के। ठीक है, ये कैसे होता है, ये आपको मैंने बोला था कि आप कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपको आराम से आंसर दे देगा। आप कोसाइन का यूज करना, बाद में सामने वाली साइड निकालना और उस कोस थीटा को इक्वल रख देना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे ना कर पाओ तो मैंने आपको स्टीवार्ट थ्योरम बताई थी जिसमें मैंने अपोलोनियस भी बताई थी कि वो क्या होते हैं स्टीवार्ट। अगर आप अच्छे से ध्यान में रखते हो ना तो ये सारी याद करने की जरूरत नहीं, उससे भी आप इसको बता सकते हो आराम से। ठीक है, कुछ भी लगाओ आप आराम से इसको बता सकते हो। अब आती है भाई इसके एरिया की कहानी। आप मुझे एक बात बताओ कि एक ट्रेंगल होता है, मान लीजिए एक ट्रेंगल है, इस तरीके से एक ट्रेंगल बना हुआ है, तो आप इस ट्रेंगल का एरिया क्या बताओगे भाई, बोलो देखें एरिया क्या बताओगे ट्रेंगल का। तो आप क्या कहेंगे कि इस ट्रेंगल का एरिया होता है बेस और ये मान लीजिए हाइट है, तो आप क्या बोलते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, होता है कि नहीं होता, बोलो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें भी तो यही कहानी है। मान लीजिए इस ट्रेंगल को मैंने लिया, ये वाला मैंने ट्रेंगल लिया, ठीक है, तो ये मैंने ट्रेंगल लिया, तो आप देखो इसमें क्या है कि इस साइड को मैं मान लेता हूं ए, ठीक है, और इसका ये बेस है, इसको मान लेता हूं मैं, मान लीजिए ये बी है तो ये भी बी होगा, सेम इसी तरीके से ये भी होगा। तो इस ट्रेंगल के एरिया की बात करता हूं इधर वाले की, तो इस ट्रेंगल का एरिया कितना बनेगा भाई, तो आप क्या बोलेंगे, ये बनेगा 1/2, इसका एरिया देखो क्या बनेगा 1/2 इंटू बेस कितना है 2b इंटू हाइट कितना है भाई ए, सही बोलने लग रहा हूँ 1/2 इंटू बेस इंटू ए। अब ये कट के कितना आ गया अभी ए बी आ गया, मतलब ए इंटू कितना हो गया बी, बोलो इस ट्रेंगल का जो एरिया बना वो कितना बन गया अभी ए इंटू बी बन गया इस पूरे वाले का, ये पूरा जो ट्रेंगल है। तो मुझे एक बात बताओ आप, छोटी सी बात, कि इससे पूरा जो ये रोम्बस बना है ना पूरा, इससे आपको ये तो पता है अभी पैरेललोग्राम में कि इधर वाले का इधर वाले का एरिया बराबर होता है, तो ये पूरे का कितना हो जाएगा 2 इंटू ए बी, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो भाई इसका सीन क्या है वो देखना आप, जब आपको इसका एरिया चाहिए ना तो आपको क्या करना है कि जब इसके डायगोनल दिए हो, मान लीजिए डायगोनल दिए हो, तो इसका जो एरिया बनेगा ना वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी दोनों डायगोनल D1 इंटू D2, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा D1 इंटू D2। देखो कैसे हुआ, D1 का मतलब डायगोनल, डायगोनल ये यहाँ पे 2a है और यहाँ पे 2b है, तो आप जैसे इसको 2a और 2b लिखोगे तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, जो 2 से तो 1 से तो 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 इंटू ए बी, इसका क्या बन जाएगा भाई एरिया बन जाएगा। तो आप इसका ध्यान में रख लेना कि इसका एरिया क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अगर ये नहीं भी ध्यान में है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नॉर्मल सी बात है कि ये इक्वल पार्ट में होते हैं। जैसे मान लो मैंने इसके दोनों डायगोनल दे दिए, मैं कहूँ कि ये 16 है और एक मान लीजिए आपका 12 है, तो आप एरिया बताओ क्या होगा, तो आप कर लेना ना, 16 है तो इसको तो मान लीजिए इसका हाफ हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12, तो एरिया बता दो, सही है। अगर आप ये ध्यान में रखना चाहते हो कि एरिया क्या है तो वो क्या बोलता है 1/2 इंटू डायगोनल का मल्टीपल, यानी D1 इंटू D2, ये इसका एरिया होता है। डायगोनल यानी विकर्ण जिसको बोलते हैं, ठीक है, छोटी छोटी सी बातें, कुछ खास बात नहीं है। अब जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो मैंने इस रेक्टेंगल में आपको कल भी कई बातें बताई थी। अब एक और देखना, जैसे मान लो एक रेक्टेंगल है और इसमें रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ये साइड मान लो ए है, ये फिर बी है, और ये इधर सी है और ये डी है, ये लेंथ दे रखी है। रेक्टेंगल में एक कोई भी पॉइंट है पी, ठीक है, कोई भी पॉइंट है पी, कहीं पर भी हो सकता है। तो ये क्या होगा कि जब उसकी उस पॉइंट से लेंथ देखे ना ए बी सी डी कुछ भी दे रखा है, तो इन साइड का स्क्वायर, ये सामने वाली साइड का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इधर से पॉइंट आपने लिया तो ये ए और इधर जाना चाहिए ये बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, यानी ये इधर जा रहा है तो उस वर्टेक्स पे मिलना चाहिए, यानी ये क्या हो जाएंगे अभी बराबर हो जाएंगे। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा अभी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ये कैसे होता है ये भी बता देता हूं मैं, आप लिख लो पहले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, वो होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इक्वल, इस पॉइंट को आप लिख लेना, ठीक है। कोई भी रेक्टेंगल है और उसमें इस तरीके से पॉइंट वर्टेक्स मिल रहे हैं तो वो क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बराबर हो जाता है। अब देखो ये होता कैसे वो भी देख लो आप, मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, मान लो एक रेक्टेंगल बना हुआ है और इस तरीके से उस पर कोई वर्टेक्स है, बड़ा आसान है, कुछ खास बात नहीं है इसमें, कल मैंने उसका भी प्रूफ बताया था कि ये एरिया भी बराबर होते हैं। और ये भी ध्यान में रखना भाई, ऐसा नहीं कि आप उसको भूल जाओ कि ये इधर वाले का एरिया इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होता है, ठीक है, और वो कैसे निकाला था वैसे ही ये भी निकल जाएगा।
आपको करना क्या है कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो इधर भी परपेंडिकुलर बनेगा, इधर भी परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए ए नाम दे दिया मैंने, और इसको नाम दे दीजिए आप बी। ठीक है, इसको भी क्या दे दो, बी दे दो। अब ध्यान से देखना, आप मुझे एक बात बताओ, और इसको नाम दे दो आप सी दे दो, तो ये भी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ए बी सी हो गया। तो ये जो लाइन है ना, अभी इसको तो मैंने ए बी सी नाम दे रखा था ना, इसको और कुछ दे देना भाई, आप ए बी सी देने की बजाय कुछ और नाम दे दो इनको। ठीक है, ये दे रखा था आपने कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, ये तो इनके दे रखे हैं, तो इसको और दे दो आप, ये एक्स दे दिया, ये वाई दे दिया। ठीक है, और इसको दे दिया मैंने जेड, एक्स वाई जेड तो खत्म हो गया, ई से ले लो, ये ई आ गया, ये एफ आ गया, ये जी आ गया, ये एच आ गया, और ये मान लीजिए आई आ गया। तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा भाई, आई। क्योंकि ये देखो, ये ऐसे देख लेना आप, जी एच आई इतना देने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, तो देखो ये इधर ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये जी है, तो ये भी कितना बनेगा भाई, जी तो बनेगा। ठीक है, और इसको अगर मैं एच नाम देता हूँ, तो इधर एच है, तो ये भी कितना बनेगा, एच ही तो बनेगा। तो अब ले लो आप इनका, जैसे इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना कि ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो देखो भाई ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, वो होगा जी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर के। ठीक है, ए स्क्वायर किसके बराबर बन गया भाई, आप देख लेना इसको कि ए स्क्वायर है वो किसके बराबर बन जाएगा, इसके जी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर के। सेम इसी तरीके से मैं बात करता हूँ कि बी स्क्वायर किसके बराबर बनेगा, तो इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले में, इसमें बी स्क्वायर किसके बराबर बनेगा भाई, वो बनेगा एच स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के। अब सेम इसी तरीके से डी स्क्वायर किसके बराबर बनेगा, तो डी स्क्वायर बनेगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के। सेम इसी तरीके से सी स्क्वायर किसके बराबर बनेगा, वो बनेगा ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। अब आप जब ए और बी को जोड़ोगे ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ रहा है, जी स्क्वायर ई स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर। डी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या आ रहा है, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर ई स्क्वायर एच स्क्वायर, यानी दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या होते हैं भाई, स्क्वायर इक्वल होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना आप कि रेक्टेंगल में इन साइड का सम किया गया है ना, तो वो इक्वल होते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भाई, कोई बड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बड़ा आसान से आ सकता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और उसमें इस तरीके से पॉइंट दे दे आपको कि अंदर एक पॉइंट पी है, तो उस क्वेश्चन में आपको कोई दिमाग ही नहीं लगाना होता। फिर जैसे मैं कह दूं कि ये मान लीजिए 3 है और ये 4 है, ये 2 है, तो ये x का मान बताओ कितना होगा। तो आपको करना क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9, इन दोनों का स्क्वायर, देखो इधर ये इस वर्टेक्स से लेना, तो इससे उस कोने वाले पे उधर जाना चाहिए। तो 3 स्क्वायर प्लस 9 बराबर होगा किसका, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो गया 16। तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन। अब x की वैल्यू आप बता ही सकते हो। ठीक है, इजी सा था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में होने चाहिए। और एरिया वाला तो मैंने कल बताया भी था। चलिए, अब आता है भाई आपका काइट। काइट क्या होता है, देखो ये कोई खास कहानी नहीं है काइट की, काइट का सबको पता है कि है क्या है। ये होता है इसकी भाई ये दोनों साइडें और ये दोनों साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों साइडें और फिर ये दोनों साइडें बराबर होती हैं, ये काइट होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये काइट में मतलब ये ऊपर वाली ये दोनों बराबर होती हैं और ये नीचे वाली ये दोनों बराबर होते हैं, यही काइट होता है। तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। अब जैसे मान लो मैं इसके डायगोनल को इस तरीके से मिला देता हूँ, तो आपको पता है कि जब भी इस तरीके से इसको मिलाएंगे, तो ये जो है मैंने इसको इस पार्ट को दोनों के ये पार्ट मिला दिए, तो ये 90 डिग्री पे कट करेंगे इसके डायगोनल। आप चाहे कोई से को भी मिला देना। अरे भाई काइट कभी ऐसा तो नहीं बन जाता ना कि इस तरफ ऐसे तिरछा बन जाए काइट, वो तो उड़ेगा ही नहीं, है ना। ये काइट जो है वो शायद मेरे ख्याल से इंडिया में बरेली है, वहां पे बनाए जाते हैं काइट, और ये डोर जो वगैरह होती है शायद मेरे ख्याल से वहीं से बनाए जाते हैं। जो हैं भाई बरेली वगैरह से, वो कमेंट करना इस पे, बताना कि वहीं पे बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, ये देखना भाई। तो ये इक्वल होते हैं। अब क्या है कि ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो 90 डिग्री पे जैसे ही कट करें ना, तो ये दोनों ट्रायंगल है ना, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे भाई, कॉन्ग्रुएंट। ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, लेकिन ये इधर वाले ये जो है ना, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, इधर वाले, और ये 90 डिग्री पे कट करते हैं। बाकी इसका सॉल्यूशन है ना, बस इतनी सी बात आप ध्यान रखना कि काइट के डायगोनल है ना, वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। फिर आप इसमें जो भी निकालना ना, जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो मैं आराम से बता दूंगा। बस आपको ये इतना सा पॉइंट ध्यान में रखना है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं, इंपॉर्टेंट तो देखो सारी चीजें हैं, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। कहीं पे कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ गया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस काइट का इतना सा बात ध्यान रखना, बाकी हम अपने आप देख लेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। ये बात आपको काइट वाली समझ आई, तो इधर देखना। अब ये पॉइंट भाई, इसको तो आप अच्छे से ध्यान में रख के लेना। एनी क्वाड्रिलेटरल, यानी कोई भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है ना,
कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, वो चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे कुछ भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर उसके इस तरीके से बीच में एक पॉइंट लिया गया, भाई आपके पास ऐसे ही बीच में उठा के उसके एक पॉइंट ले लिया और इसे बोला कि ये पॉइंट पी है, और उसके सभी साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया। क्या कर दिया भाई, उसने सभी साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया। देखो मैंने क्या कहा कि आपके पास किसी ने एक क्वाड्रिलेटरल दिया और उसमें बीच में एक कोई भी पॉइंट ले लिया और फिर उसके सभी मिड पॉइंट को मिला दिया। तो जैसे ही मिड पॉइंट को मिलाया ना, तो ये एरिया होते हैं ना, यहाँ पर एरिया ए बना हुआ है, ये बी बना हुआ है, सी बना हुआ है और ये डी बना हुआ है। तो इसके अपोजिट साइड वाले एरिया, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे कुछ भी हो, तो रोम्बस मतलब समचतुर्भुज जिसको बोलते हैं, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये बी, ए और सी मतलब जो अपोजिट है ना, जैसे ए प्लस सी इक्वल होगा किसके, बी प्लस डी के, यानी इधर वाला और इधर वाला एरिया इक्वल आएगा किसके, इधर और इधर वाले के। कैसे आएगा वो भी देख लो। जैसे मान लो ये कोई भी मैंने क्वाड्रिलेटरल ले रखा है इस तरीके से, तो मैंने इस पॉइंट पी ले लिया इसको, तो मैं इसको मिला देता हूं ऐसे। ठीक है, इन वर्टेक्स को मैं मिला देता हूं। तो जैसे मैं मिलाता हूं ना, तो मेरे पास देखो क्या निकल कर आता है। आप मुझे बताओ, इसमें इन दोनों ट्रायंगल में बेस बराबर, तो अगर इसका एरिया ए बना तो ए भी कितना बनेगा, ए। सेम इसी तरीके से ए भी बराबर, तो ए बी बना तो ए भी कितना बना, बी। इधर मैं कहूँ सी बना तो ये भी कितना बनेगा, सी। और ये भी बेस बराबर है, तो अगर ये डी बना तो ये कितना बनेगा, डी। आप जोड़ो, देखें इन अपोजिट वालों को जोड़ो। अपोजिट वाला क्या हो गया भाई, इधर वाले का ए प्लस डी, ठीक है, उसका क्या बना भाई, बी प्लस सी, यानी इसका अपोजिट वालों का इतना हो गया। अब उधर वालों का देख लेते हैं, क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी दोनों बराबर आए कि नहीं है, मुझे बताओ अपोजिट वालों के एरिया बराबर आए कि नहीं है। यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अपोजिट वाले एरिया बराबर होते हैं, अपोजिट वालों का सम इक्वल होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना। आप छोटे छोटे से पॉइंट आगे बड़ा दुख देंगे आपको, दुख का मतलब समझते हो ना, हाँ। और अब अगर मान लो एक पैरेललोग्राम आपको दे रखा है, ये पैरेललोग्राम में, ये एनी क्वाड्रिलेटरल में नहीं है, कि मान लो आपको कोई भी पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अब पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल भी आ सकता है, पैरेललोग्राम में स्क्वायर भी आ सकता है, पैरेललोग्राम में रोम्बस भी आ सकता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कोई भी पैरेललोग्राम दे रखा है ना, तो ये एरिया मतलब ये अपोजिट वाले एरिया मतलब ए प्लस सी बराबर होंगे किसके, बी प्लस डी के। और ये पॉइंट मैं आपको कल बता चुका हूं। कल मैंने पैरेललोग्राम की क्लास में बताया था कि अगर पैरेललोग्राम है और आपको बीच में कोई पॉइंट दिया है, कोई भी पॉइंट, और उसके वर्टेक्स को मिलाया गया, मिड पॉइंट, साइड के मिड पॉइंट को नहीं, वर्टेक्स को मिलाया, साइड के मिड पॉइंट वाला तो इक्वल होगा ही, वो तो कोई भी हो जाए। तो ये ए प्लस सी बराबर होगा बी प्लस डी के। और कैसे होगा ये भी मैंने बताया था, आप निकाल भी लेना परपेंडिकुलर डाल के। ठीक है, चलिए भाई, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, छोटी छोटी सी बातें। अब ये मान लीजिए ट्रेपेजियम, इसके बारे में तो मैंने आपको पूरी कहानी पैरेलल, जो पैरेलल लाइन थी ना, उसमें मैंने आपको पूरी कहानी बता दी कि ट्रेपेजियम क्या है। कुछ नहीं है भाई, ये मान लो एक ट्रेंगल बना हुआ है और इस तरीके से इसके पैरेलल लाइन मैंने खींच दी ना, ड्रॉ कर दी, तो अगर ऊपर वाली इसको हटा दूं तो यही ट्रेपेजियम बन गया। और इस पे मैंने बहुत अच्छे से बताया कि ये जो है ना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इस पे क्लास ले रखी है। आप जब जियोमेट्री देखो, शुरुआत से जियोमेट्री पढ़ोगे ना आप, मैंने जितनी क्लासेस ली हैं आप, मैं देखो क्लास छोटी लेता हूँ मैं, एक दिन में इतना कोई आधे घंटे के लगभग की क्लास लेता हूँ, लेकिन उसमें आप जितनी चीजें बताता हूँ ना, देखो आप जितना धीरे सीखोगे और जितना अच्छे से सीखोगे ना, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको मान लो मैं एक दिन में 2 घंटे पढ़ाता हूँ चीजें, ठीक है, तो आप उनको एक बार पढ़ लोगे, आपके दिमाग में भर जाएंगी, और आप जैसे ही महीने भर में वो वापस दिमाग से निकल जाएंगे। ठीक है, तो चीजों को, जितनी चीजों को सीखो ना, उनको आप अच्छे से सीखने की कोशिश करो, रटो नहीं बिल्कुल भी। इसीलिए मैं कम बताता हूँ ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ जाओ। तो ये भी मैंने ट्रेपेजियम के बारे में आपको अच्छे से मैंने बताया, बड़ा अच्छे से, कि ये कैसे निकलता है कैसे नहीं, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अगर वो चीजें आपको पैरेलल लाइन के बारे में थोड़ा सा अच्छा नॉलेज है तो। ठीक है, वो आप पढ़ लेना, वहां से आपको मिल जाएंगे, और बाकी हम बताएंगे इसके बारे में भी, ऐसा नहीं, क्वेश्चन तो करेंगे। तो चलो खैर बता देता हूँ, पैरेलल ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये दोनों साइडें आज आमने सामने की पैरेलल होती हैं, इसकी जो पैरेलल होती हैं वो क्या होता है भाई, वो समलंब होता है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई जिसकी साइड पैरेलल होती है वो समलंब होता है, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या पैरेललोग्राम भी ट्रेपेजियम हो सकता है? भाई मैंने कहा कि ये पैरेललोग्राम है, मुझे बताओ क्या पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है? तो आप कहेंगे जी हो सकता है, क्योंकि ट्रेपेजियम का मतलब तो होता है कि आमने सामने की साइड पैरेलल। और हमें कहाँ बताया कि ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम का मतलब होता है उसकी दो साइडें पैरेलल होती हैं, वो ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, अब देखो इसके एरिया की बात कर लेता हूँ।
एरिया क्या होता है भाई, 1/2 इंटू अपोजिट साइड का सम, यानी ए प्लस बी इंटू ये हाइट बीच वाली, ये इसका एरिया होता है। ये कैसे बनता है वो भी मैंने आपको कल बताया था। इस तरीके से मान लो मैंने मिला दिया, तो इस ट्रेंगल का नीचे वाले का एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस बी और हाइट एच हो गई। सेम इसी तरीके से इस इधर वाले का क्या आएगा 1/2 इंटू बेस बी और इसकी भी हाइट क्या एच है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम, पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट एच, ठीक है, इसका एरिया होता है। चलिए अब मैं दो चार क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, बड़े इजी इजी से क्वेश्चन है, आज की क्लास में इजी क्वेश्चन है, और बाकी जो अगली क्लास होने वाले उसमें क्वेश्चंस भाई आप चीजों को, बेसिक बातों को अच्छे से सीख लेना, मैं पहले कह रहा हूँ, वरना आपको चीजें समझ आना मुश्किल होगा। वहां पे मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तो आपको ऐसे लगेगा कि यार ये क्वेश्चन मुश्किल हो, मतलब काफी मुश्किल है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बड़ी इजी क्वेश्चन होंगे, बस आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ आना चाहिए। चलो भाई पहला क्वेश्चन देखो, बड़ा आसान सा है कि एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ध्यान आते ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि पैरेललोग्राम मतलब आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ये दो चार पॉइंट जो मैंने बताया वो ध्यान में आ जाने चाहिए। पैरेललोग्राम देखो, आप ज्योमेट्री को अच्छे से तभी पढ़ पाओगे जब जैसे ही आपके पैरेललोग्राम कहाँ पे, आपको एग्जाम में मान लो आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आपके सामने आया पैरेललोग्राम, तो आपके सामने माइंड में खुल जाना चाहिए कि पैरेललोग्राम होता क्या है, उसकी हर एक बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। मान लो आपके एग्जाम में आ गया सर्कल, ठीक है, वर्त, तो सर्कल जैसे है ना, तो सर्कल के ऊपर जितनी भी चीजें है ना वो आपके ध्यान में आ जानी चाहिए उसी टाइम। तो जैसे ही आपके ध्यान में आएंगे ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे लगाना क्या है। सारी की सारी चीजें आप दिमाग में रखोगे ना। मेरे साथ यही होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन मेरे सामने आता है ना, जैसे मान लो मेरे सामने ट्रेपेजियम आया, तो मेरे सामने खुल जाता है कि ट्रेपेजियम होता क्या है, तो उसके बारे में जब खुल जाता है ना, फिर मैं अपने आप उसमें प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी चीजें मैं उसमें अप्लाई करता हूँ वो आंसर दे देता है। तो यही चीज है कि आपके सामने जैसे ही कोई, जैसे मान लो स्क्वायर आया, तो आपके माइंड में पूरा क्लिक कर जाना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन करना बड़ा इजी रहेगा। तो देखो पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम आते हैं आपको सारी बातें ध्यान में आने चाहिए। क्यू इज मिड पॉइंट देन फाइंड बी और रेशियो ओ क्यू, ये सीजीएल के मेंस में पूछा था शायद ये क्वेश्चन, मेरे ख्याल से इजी सा क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि ये क्यों है ना, वो मिड पॉइंट है और ये पैरेललोग्राम है, तो मतलब आमने सामने की साइड बराबर है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये अगर साइड 1 है तो ये भी कितना बनेगा 1 बनेगा, ये मिड पॉइंट का मतलब हो गया। और आपसे कौन सा रेशियो पूछा है भाई, आपसे पूछा है कि आप मुझे बताओ बी ओ रेशियो, ये तो कुछ है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं इस क्वेश्चन का। तो क्यों नहीं है बता देता हूँ। देखो भाई, ये आमने सामने साइड बराबर, ये 1 1, तो ये कितनी हो जाएगी 2। अब आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है भाई, तो आपको पता चल गया होगा इतना तो कि क्यों सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल बराबर है पैरेललोग्राम, तो सिमिलर, तो इनके साइड का रेशियो इधर देखो, ये कितना है 1 2, तो इधर वालों का भी कितना हो जाएगा 2 1, यानी बी ओ रेशियो ओ क्यू कितना बनेगा 2 1। चलिए इसमें तो कोई खास कहानी नहीं थी, ये तो इजी था। चलो मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता हूँ कोशिश में कि आप मुझे ये बताओ कि बी ओ रेशियो पी क्यू कितना होगा, बी ओ रेशियो पी क्यू कितना होगा, ठीक है, ये बताना आपकी बी ओ रेशियो पी क्यू कितना होगा। अब थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा कि बी और पी क्यू का रेशियो कितना आएगा, इसका और इसका रेशियो कितना आएगा। चलिए करते हैं भाई, थोड़ा मेहनत करते हैं। तो आपको इतना तो पता चला कि रेशियो कितना है 1 1 है, सही बोलने लग रहा हूँ। अब देखो जरा, आप मुझे बताओ ये ट्रेंगल और इसी तरीके से ये ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं है, इतनी बात बता दो आप तो मुझे। तो आप कहेंगे भाई सिमिलर हैं, कैसे हैं, देखो ये साइडें तो पैरेलल हैं, ये और ये तो जैसे ही पैरेलल हो गई तो आपको इस बात का पता चल गया कि ये एंगल अगर थीटा है ना, तो ये पूरा भी कितना बनेगा भाई थीटा बनेगा। तो ये दोनों एंगल बराबर, ये भी बराबर, इसका मतलब ये तो दोनों इक्वल हो गए। तो आपको ये पता चल गया कि ये साइड अगर 1 बनेगी ना, इधर वाली ये 1 1 का रेशियो है। देखो ये मान लो अल्फा है, तो इधर वाला भी कितना बनेगा अल्फा, यानी अल्फा के सामने इधर भी 1 इधर भी 1, यानी इन साइड का रेशियो 1 1 है, तो इसमें बनने वाली सभी साइड का रेशियो 1 1 होगा, यानी ये 1 बनेगी तो इधर वाली भी कितनी बनेगी 1। बोल लो कोई दिक्कत है तो, ये भी रेशियो कितना होगा इनका 1 1 होगा। चलिए अब जैसे मान लीजिए मैं इन दोनों की बात करता हूँ कि ये अगर 1 है, पी क्यू या जो भी है, ये अगर 1 है, तो मुझे बताओ इनका रेशियो भी क्या होगा कि पी क्यू और रेशियो क्यू भी कितना होगा भाई 1 1 होगा। बोलो जरा कोई दिक्कत है तो, भाई सिमिलर है तो पी क्यू क्यू भी। अब देखना इसकी ये साइड बराबर होती है, यानी ये पूरी 2 है, तो इधर वाली भी कितनी बनेगी 2। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, देखो ए ओ बी और क्यू ओ सी दोनों सिमिलर है कि नहीं है, तो सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो बोलो जरा 1 2, तो ये भी कितना बनेगा 2 1, यानी कि बी क्यू कितनी आ गई 2 1। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया कि बी क्यू अगर 3 है ना, 2 और 1 3, देखो पूरी कितनी बन रही है बी क्यू 3,
तो अगर बी क्यू 3 है या क्यू बी जो 3, अगर 3 है तो पी क्यू भी कितना होगा भाई? 3 होगा। सही बोल रहा हूँ? लेकिन आपके पास ओबी पूछा था आपसे, ओबी अगर 2 है तो बताओ पी क्यू कितना है? अभी 3 है तो इनका रेशियो कितना आ गया? 2 3 आंसर होगा। आई मेरी बात समझ? मैंने क्या बोला? कोशिश करो समझ। अरे देखो कुछ है ही नहीं, आपको पता है कि पी क्यू, ये जो लाइन है ना, पी क्यू और क्यू बी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि साइड का रेशियो 1:1 है, अभी मैंने निकाला था। तो ये दोनों 1:1 है। अब दूसरी कहानी मैंने ये निकाली कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल जैसे सिमिलर, तो हमें पता है इनकी साइड का रेशियो इधर 1 है इधर 2 है, तो सभी का 1:2 का रेशियो होगा। तो ये कितना बनेगा? 2, और ये कितना बन गया? 1। यानी BO अगर 2 है तो OQ कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो आपके पास OQ 1 आया, मतलब अगर BQ पूरी कितनी आ गई? BQ पूरी 3 आ गई। तो BQ 3 है तो आपको पता है कि PQ भी कितना होगा? 3। यानी ये भी कितना बनेगा? 3। तो आपको पूछा था कि BO 2 है तो ये कितना बन जाएगा? 3। सही है, ये इसका आंसर होगा। इजी सा क्वेश्चन था। चलिए भाई, कोशिश करना समझने की, बहुत आसान। अब ये क्वेश्चन देखना, ये भी बड़ा अच्छा है कि ए बी सी डी इज स्क्वायर। अब स्क्वायर आते हैं आपको ध्यान में तो आना चाहिए क्या होता है? सारी साइडें बराबर होती हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स। तो अक्स का मान बताओ। अब ये अक्स क्या है वो देखो, ये एरिया है भाई, ये सारे जो सर्कल में एरिया, तो ये इधर ये ट्रायंगल बना हुआ है ना, इसका एरिया आपको बताना है कि ये क्या होगा। तो पहले जो एरिया निकालेंगे ना अक्स, वो कैसे निकालेंगे वो तो आगे की बात है कि हम एरिया कैसे निकालें। पहले हमें ये पता चलना है भाई इस, ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब मिड पॉइंट है और बीच में से एक पॉइंट क्यों ले रखा है, तो आपको इस बात का तो पता चल जाना चाहिए कि इस पूरे का एरिया अगर मैं वाई ले ना, इस पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया अगर मैं वाई ले, अगर पूरे का एरिया वाई ले, तो हमें पता है कि ये इस तरीके की कंडीशन में आमने सामने के एरिया बराबर होते हैं। मतलब 12 प्लस वाई इक्वल टू बराबर होगा 16 प्लस 20 के। बोलो जरा बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो अब ये 12 इधर चला जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? तो ये यहां से निकलेगा तो कितना बनेगा? ये बनेगा 24। मतलब y की वैल्यू आ गई 24। यानी ये इधर वाला पूरा एरिया आया ना, वो कितना आ गया? 24 आ गया। सही बोलने लग रहा हूं कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमें एक छोटी सी बात का और पता है कि जब भी इस तरीके की ये कंडीशन बनती है, तो एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए था यहाँ पे कि मुझे एक बात आप ये बता दो कि एक जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर, उस स्क्वायर का एरिया, टोटल एरिया जो है वो क्या होता है भाई? साइड का स्क्वायर होता है। तो यही तो होता है ना कि साइड का स्क्वायर। तो मेरे पास ये 24 आ गया, तो मुझे बताना इस ABCD का एरिया कितना बन गया? ABCD एरिया कितना बन गया? तो ये 24, या फिर आप डायरेक्ट भी कह सकते थे कि पूरे का एरिया, ये और ये है ना, ये बराबर होते हैं इसके, यानी ये दोनों पूरे के हाफ होंगे। या फिर चलो ऐसे जोड़ लो, तो कितना बनेगा? सभी को जोड़ेंगे कि y की वैल्यू 24 लेना, y की वैल्यू, तो कितना बनेगा? 20 30 36 और कितना बन जाएगा? 72। ठीक है। अब इसका एरिया होता क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? ए स्क्वायर। यानी मान लो इसको मैं ए ले लेता हूँ और इसको भी ए ले लेता हूँ, तो सारी ए ही होंगी साइडें, तो भाई बराबर ही होंगी साइड। तो मैंने इसको ए ले लिया, तो ये भी ए होगा। तो पूरी साइड कितनी बन गई भी बोलो जरा? तो पूरी साइड बन गई 2a, यही तो बनी। तो इसका एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, यानी 2a का स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 72। तो बताओ a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 4 से काट देंगे 1 और 18 कितना आ गया? a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। मुझे बताओ इससे ट्रेंगल का आपसे एक्स की वैल्यू पूछी थी, तो ट्रेंगल का एरिया एक्स बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू इसकी a इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कितना बन जाएगा? 1/2 ए स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा भाई? ए स्क्वायर की वैल्यू 18 है तो कितना आ गया? 9। इसका क्या आ गया? आंसर। मतलब आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ठीक है, इतना सब करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर थोड़ा सा समझ आता तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते थे, लेकिन आपको मैंने पूरा बता दिया कि कैसे आपको ये सोल्व करना है। एबीसीडी स्क्वायर दे रखा था आपको, पहले इसका पूरे का एरिया निकालना है। बाद में मैंने कहा कि इसकी ए स्क्वायर, मतलब साइड मैंने निकाली, फिर इसके मिड पॉइंट्स ने लिए और आपका आंसर दे दिया। इजी क्वेश्चन था, बस मैंने ये बताया। ये देखो, ये वाली बात मैंने ऊपर बता रखी है आपको, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये मैंने बताया था यहाँ पर, देखो ये रहा, ये वही है, ये वही है कि आप लोगों के कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके अगर मिड पॉइंट मिल रहे हैं ना, तो ये आमने सामने के एरिया का सम बराबर होता है, और वही मैंने उस स्क्वायर में लगाया। ये स्क्वायर था, इसमें मैंने अप्लाई कर दिया। भाई कोई में तो ये भी आता है, तो बस ये छोटा सा पॉइंट था तो मैंने अप्लाई किया, आंसर आ गया। चलिए इस पे देखते हैं, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। क्या है भाई? इजी सा क्वेश्चन की एबीसीडी स्क्वायर, स्क्वायर है, साइड 10 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो इस पी क्यू आर एस का एरिया बताना है। चलिए भाई, मिड पॉइंट्स है तो करते हैं कुछ इसका भी। तो देखना, जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करियो भाई।
मैंने क्या किया, ये मिड पॉइंट है, तो आप मुझे बता दो अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं इस लाइन को मिला देता हूँ क्यू एस को। तो मुझे बताओ ये क्यू एस अगर मिड पॉइंट है तो ये उस ऊपर वाली ए बी की पैरेलल होगी कि नहीं होगी। अब तो ये पॉइंट बता दो मुझे कि पैरेलल होगी कि नहीं होगी। तो आप कहेंगे जी मिड पॉइंट्स हैं, यानी ये और ये साइड बराबर है, तो आपको पता है कि पैरेलल होगी। तो अगर ये वन है, ये वन है, तो बताना ये पूरी कितनी बनेगी, पी क्यू टू बनेगी। सेम यही कंडीशन नीचे की तरफ लगेगी। तो अब ये दोनों ट्रायंगल मुझे बताओ कि सिमिलर हुए कि नहीं हुए। तो आप कहेंगे सिमिलर हो गए क्योंकि दोनों साइड पैरेलल है। तो एरिया कितना बनेगा, साइड वन का स्क्वायर वन है तो टू का कितना बनेगा फोर, और इन साइड का रेशियो कितना आएगा, 1:2, 1:2, सभी का 1:2 आ जाएगा। अब देखो इधर वन के इक्वल टू एरिया कितना दिया हुआ वन, तो टू के इक्वल टू कितना बनेगा भाई, ये टू बन गया। सही बोलने लग रहा हूँ, देख लीजिए आराम से कि वन के इक्वल टू वन है तो टू के इक्वल टू कितना बनेगा, टू बनेगा। अब ये जो है ना इधर वाली, ये पूरा फिगर बना हुआ आप लोगों के पास, इस फिगर में देखो ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है भाई, स्क्वायर को बिल्कुल बीच में से काटा गया तो क्या बन गया, रेक्टेंगल। और आपको पता है रेक्टेंगल का जो डायगोनल होना है ना, वो एरिया को बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, बराबर पार्ट में। यानी ये 2 और 4 6 है ना, तो इधर वाला भी एरिया 6 बनेगा, तो ये कितना रह जाएगा भाई, 5 रह जाएगा। ठीक है, सेम यही कंडीशन इस तरफ भी अप्लाई कर देंगे, तो ये एरिया 4 आ जाएगा, और ये एरिया 1 आ जाएगा, ये एरिया 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी पूरा जो आपका स्क्वायर बना है ना एबीसीडी, इस एबीसीडी का एरिया कितना आ गया, एबीसीडी का एरिया आपके पास आ गया। देखो देखिए कितना आ गया, 5 4 9 और 3 कितना हो गया, 12 इंटू 2 24 आ गया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ पी क्यू आर एस का एरिया कितना आया है। तो पी क्यू आर एस का एरिया आ गया 8। सही बोलने लग रहा हूँ, पी क्यू आर एस का एरिया कितना आ गया 8। अब हमें पता है कि पी क्यू आर एस का 8 आ गया, लेकिन एबीसीडी का एरिया 24 थोड़ी ना था, साइड तो 10 मीटर दे रखी है ना, तो एरिया कितना आ जाएगा, साइड का स्क्वायर 100 आ गया। तो 1 इक्वल टू बोलो जरा कितना हो गया, तो आप क्या बोलेंगे 100/24, तो 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे 100/24 इंटू 8, यानी 8 इंटू कितना आ जाएगा भाई 3, तो कितना आ गया भाई 33, 1/3 इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। और अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है ना, तो आप खुद से कर लेना, में मेरे से होते हैं कैलकुलेशन में मिस्टेक, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, जो पढ़ रहे हैं लगातार उनको। ठीक है, तो समझ आया क्वेश्चन, बड़ा इजी था, ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले करवा रखे, इससे ये तो इजी था, खैर इससे तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवाए, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए थी। भाई देखो एक बात मैं बता देता हूँ, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है, वो थोड़ा ध्यान दें चीज़ों को, कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, इनको पहले बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होती हैं। इसलिए वो नाराज, मतलब नाराज का मतलब उदास ना हो। ठीक है, मेरे से भी नाराज होंगे जिनको नहीं समझ आएगा। जैसे मान लो कोई एक अच्छा सा सेशन आ गया, अच्छा सा सेशन का मतलब जिसमें थोड़ा सा लेवल की बातें आ गई, और कोई स्टूडेंट है वो बेचारा पढ़ रहा है, उसको धीरे धीरे चीज़ें समझ आ रही हैं, और एक ऐसा सेशन आ गया जिसमें उसको कुछ भी नहीं समझ आया, क्योंकि उसको पीछे वाली बातें याद नहीं है, उसको उसने देखा नहीं, तो पीछे वाली बातें याद नहीं है ना, तो उसकी क्या होगा कि वो एकदम से एक दलाम से एक अच्छा सेशन आ गया, तो वो कहेगा यार ये क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, वो मतलब उसको सही में नहीं समझ आता है। लेकिन ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, बस आप चीज़ों को सीखिए। एबीसीडीज रेक्टेंगल, भाई रेक्टेंगल है, आपको समझ आना चाहिए, रेक्टेंगल मतलब साइड पैरेलल और आमने सामने के बराबर और एंगल 90 डिग्री। एरिया ऑफ एबीई और ईओडी 30 है, यानी अगर ये एक्स है ना, तो ये कितना है भाई वाई, इन दोनों का एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है इसने, 30 दे रखा है। तो एरिया ऑफ बीओसी यानी ये एरिया बताना है, ये जेड बताना है। इसको मान लीजिए मैंने जेड लिख लिया। ठीक है, तो आपको जेड बताना। आप मुझे एक बात बता सकते हैं छोटी सी, मैंने आपको ये बात अच्छे से बोली थी कि मान लीजिए इस तरीके से दो पैरेलल लाइन है, इस तरह मान लीजिए दो पैरेलल लाइन आपके पास बनी हुई है, और मैं इस तरीके से दो ट्रायंगल को मिला रहा हूं, तो ये एरिया मान लीजिए आपके पास ए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पैरेलल है, इस बात का ध्यान रखना। तो आप मुझे इसे बता सकते हैं क्या, मैंने बोला था कि पैरेलल लाइन में ये मान लीजिए बेस पी है और ये क्यू है, तो इससे, और ये मान लो ए है और ये बी है, तो मुझे बताओ क्या ट्रायंगल पी क्यू ए का एरिया पी क्यू बी के बराबर होगा। भाई पैरेलल लाइन में है ना, जैसे मान लो मैंने ऐसे कह दिया कि ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और यहां से मैंने पी क्यू एक पॉइंट ले लिया, और फिर मैं यहाँ पे चाहे कितने भी ट्रायंगल बना देता हूँ, इधर से मैं इस पी क्यू बेस पे, तो सबका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ये बात मैंने अच्छे से बता रखी है, चाहे कितने भी ट्रायंगल बना लो सबका एरिया क्या होगा, बराबर, क्योंकि उसमें पैरेलल लाइन के बीच में हाइट तो इक्वल हो जाती है। जब हाइट इक्वल हो जाती है तो एरिया का रेशियो बेस रेशियो में होता है। तो सेम इसी तरीके से दोनों लाइन पैरेलल है, यानी पी क्यू से एक तो कौन सा एरिया बन रहा है भाई, पी क्यू ट्रायंगल से एक तो बन रहा है एरिया ये वाला, ठीक है, और एक बन रहा है ये वाला, तो दोनों का एरिया बराबर होगा। तो बराबर होगा ना, तो मैं आपसे ऐसे कह सकता हूँ कि ये एरिया अगर ए है, तो ये मान लो बी होगा, तो ये भी कितना होगा बी।
सही बोलने लग रहा हूँ? सेम यही चीज यहाँ पे अप्लाई करो कि मान लीजिए इस वाले में ये देखो, ये इस तरीके से तो है कि दोनों लाइनें पैरेलल है, तो पैरेलल है तो आपको ये बात तो पता चल गई भाई, ईडी बेस से एक तो ट्रायंगल बन रहा है ये, और ईडी बेस से एक बन रहा है ये, तो मुझे बताओ दोनों का एरिया बराबर होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे भाई बराबर होगा, तो यहाँ पे वाई है, इसको मान लीजिए मैंने मान लिया एरिया ए, तो बताओ ये भी कितना होगा? ए होगा। सही बोल रहा हूँ? अब मैंने आपको रेक्टेंगल में ये बात बड़े अच्छे से बड़े भले तरीके से बताई थी कि मान लो इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये ए है बी है, तो इसका एरिया इस ए प्लस बी के बराबर होता है। अच्छे से मैंने समझाया, आप ध्यान से देखना सेशन को, तो आपको समझ आएगा कि क्यों होता है बराबर, क्यों नहीं होता, कि इसका और इसका एरिया इसके बराबर होता है। ठीक है ना? वही बात मैंने अप्लाई कर दी इस क्वेश्चन में। कैसे अप्लाई कर दी? देखो, ये ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है इस रेक्टेंगल में, तो बताओ x और ये वाला इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? तो आप क्या बोलेंगे कि x प्लस वाई प्लस ए बराबर हो जाएगा किसके? z प्लस ए के। तो a से तो ये कैंसिल हो गया, यानी x प्लस वाई किसके बराबर हो गया? z के, और ये कितना आ गया भाई? 30 आपको दिया हुआ है, तो एरिया कितना आ जाएगा? 30। क्वेश्चन खत्म हो गया। आई मेरी बात समझ? मैंने क्या कहा? बड़ा इजी पॉइंट है, बस कोशिश करो क्वेश्चन को समझने की। ठीक है, बड़ा आसान सा था, बातें वही अप्लाई कर रहा हूं मैं धीरे धीरे जो मैंने बता रखी है। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। एबीसीडी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आते ही ध्यान में आना चाहिए कि पैरेललोग्राम होता क्या है। और एंड बी एफ इक्वल टू 9, ये 9 है भाई, ये 9 मीटर है। ठीक है, 9 मीटर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए ई, तो ए ई की लेंथ बताओ। ये अल्फा है, अल्फा है, थीटा है, थीटा। चलिए भाई देखते हैं, पैरेललोग्राम है तो मुझे बताओ कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं कि नहीं है। ठीक है, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो मुझे इतनी सी बात बताना, ये एंगल अगर थीटा बना तो जेड आकृति में बनने वाला ये एंगल भी कितना होगा भाई? इधर वाला भी। तो आप क्या बोलेंगे जरा बताइए कि ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। और ये कितना दे रखा है भाई? थीटा। तो ये भी बोलो जरा कितना होगा? थीटा होगा। सही है ना? देखो देखें भाई, ये तो अपोजिट है ना, वर्टिकली अपोजिट, तो थीटा थीटा। चलिए अब सेम इसी तरीके से मुझे बताओ कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है? तो आप कहेंगे भाई ये भी पैरेलल है, तो जैसे ये पैरेलल है तो इसमें ये जेड आकृति में बनने वाले एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो भाई बराबर तो होंगे क्योंकि पैरेलल है, तो इधर वाला एंगल अल्फा है, तो बताओ ये भी कितना होगा? अल्फा। सही बोलो? अब आपके पास एक ट्रेंगल आया, कौन सा ट्रेंगल आया? देखो देखो ध्यान से, ये आ गया बी एफ और ए, तो इसमें ये एंगल अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो बराबर एंगल, तो साइड भी बराबर, तो ये 9, तो ये भी कितना बनेगा? 9, यानी ये वाली 9 आ गई। सेम इसी तरीके से आप इस ट्रेंगल पे आ जाओ, ये देखो ये वाला ट्रेंगल। इस ट्रेंगल में मुझे एक बात बताना कि ये एंगल थीटा थीटा है कि नहीं है? ये भी थीटा, ये भी थीटा, मतलब ये दोनों साइड भी बराबर, यानी ये भी कितना होगा? 9। और आपसे ए ई की वैल्यू पूछी थी, वो कितनी आ गई? 9। आपका आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। आई बात समझ? क्वेश्चंस इजी हैं आज की क्लास के, लेकिन अगली क्लास में जो क्वेश्चंस होंगे भी काफी अच्छे होंगे। चीजों को आप ये जो बेसिक बातें मैंने बताया ना, क्वाड्रिलेटरल की मेरे ख्याल से 5-7 क्लास मैंने ली हैं, वो आप बेसिक बातें अच्छे से पहले सीख लो, उसके बाद में आगे की क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं क्वाड्रिलेटरल बता रहा हूँ, अभी मैंने सर्कल नहीं बताया, अभी मैंने पॉलीगन नहीं बताया। मैंने सबसे पहले शुरुआत किया था लाइन से, उसके बाद मैंने ट्रायंगल बताया, बाद में मैं क्वाड्रिलेटरल बता रहा हूँ, बाद में पॉलीगन बताऊंगा, और ऐसे घूमते घूमते क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। और भाई ऐसे तो बनता है ना, सबसे पहले लाइन आती है, फिर ऐसे 2 लाइन पैरेलल लाइन बनती है, फिर एक ट्रायंगल बनता है, फिर 4 लाइन बनती है, क्वाड्रिलेटरल बनता है, बाद में इससे 5 बनती है ऐसे करके, उससे ये बनता है, फिर 6 बनती हैं, ऐसे करते करते फिर एक इनफाइनाइट लाइनें बन जाती हैं, जिसको क्या बोल देते हैं? सर्कल बोल देते हैं। ठीक है ना? अरे सर्कल जो होता है ना, वो क्या होता है? इनफाइनाइट लाइन का एक पॉलीगन ही तो होता है, जिसमें से बोर्ड पॉइंट पॉइंट से होते हैं, वो मिलकर क्या बना लेते हैं? सर्कल। तो इस बात का ध्यान रखना कि सर्कल है ना, वो भी ऐसे एक लाइन से ही मिलकर बनता है। तो हम सर्कल तक पहुंचेंगे धीरे धीरे, सर्कल के बाद में तो कुछ नहीं बनता भाई, क्योंकि आगे हम बनाएंगे क्या फिर? पॉइंट सब तो बन ही गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर भाई क्लास अच्छी लगे ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अपनी कोई भी राय है वो लिखें आप, और क्लास को लाइक जरूर करें। आप जब लाइक करते हैं और चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, तो आप इनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर भी करें भाई। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।